नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 42 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 42 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर मैं रेणुका झील की बात करता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि रेणुका झील का आकार कैसा है। तो अगर रेणुका झील के आकार की बात करें तो इसकी आकार जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह, इस बात को आपने याद रखना। तो हिमाचल की ऐसी झील जिसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है, तो वो है आपकी रेणुका झील, इस बात को आपने याद रखना। एक बार एग्जामिनर ने पेपर में पूछा था कि रेणुका झील की लंबाई कितनी है। तो रेणुका झील की जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूँ माता रेणुका की, तो ये जो है परशुराम की माता, तो भगवान परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी, जिनको आप जामलू देवता के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। देखा अगर मैं रेणुका की बात करता हूँ तो ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, तो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट हिमाचल के सिरमौर जिले में कौन सी है, रेणुका झील है, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पर दिवाली के 10 दिन बाद, तो याद रखना दिवाली के कितने दिन बाद, दिवाली के 10 दिन बाद यहाँ पर 6 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेला भी लगता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगर आप भी एचपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो हमारी जो फीस है वो मात्र 499 है। हम आपको दे रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव चलेगी, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो सेम एज इट इज़ क्लास आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। साथ में अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हो तो हमारे द्वारा आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स, और अगर आप हमसे नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7876145409, जिस नोट से हज़ारों बच्चे जो है अपना टेट पास कर चुके हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे नोट्स या हमारी जो क्लासेज है उनको परचेज कर सकते हैं। चाहे आप जीबीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स की कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए हमारा बैच शुरू हो रहा है, तो ये बैच हमारे अभी, और कुछ बैच हमारे ऐसे हैं जो अभी चले हुए हैं, तो आप इसकी जानकारी हमसे पा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वो गोविंद सागर झील है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन रिवाल्सर झील के बारे में भी पूछ सकता है। अच्छा, अगर रिवाल्सर झील की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो रिवाल्सर झील जो है वो कहाँ पर है, मंडी में झील है, ये मंडी में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रिवाल्सर झील से कि हिमाचल की ऐसी झील जो तैरते हुए 7 टापुओं की झील है, तो तैरते हुए 7 टापुओं की जो झील है वो कौन सी है, रिवाल्सर झील है, इस बात को आपने याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, तीनों धर्मों की पूजा, चाहे आपका हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, तो तीनों धर्मों की जो पूजा है जहाँ पर एक साथ होती है वो कौन सी झील है हिमाचल की, तो वो भी रिवाल्सर झील है, इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, डल झील के बारे में बात करते हैं। अगर मैं डल झील की बात करता हूँ तो ये कहाँ पर है, तो अगर डल झील की बात करते हैं तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के धर्मशाला में, कहाँ पर, कांगड़ा के धर्मशाला में है डल झील, इस बात को आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जन्माष्टमी के 15 दिन बाद, कितने दिन बाद, जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी मेला भी लगता है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का मेला लगता है, तो वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है, डल झील है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो महात्मा अगस्त्य है, महर्षि अगस्त्य है, उनके द्वारा निर्मित द्रिवेश्वर और ध्रुमेश्वर के मंदिर किस झील के पास स्थित है। तो जो महर्षि अगस्त्य थे उनके द्वारा जो 2 मंदिर बनाए गए थे, एक द्रिवेश्वर मंदिर, दूसरा ध्रुमेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये भी जो है वो डल झील के आसपास ही स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और याद रखना कि इसके अलावा डल झील के आसपास एक और झील है जिसका नाम है भागसू नाग, तो भागसू नाग झील भी यहीं पर है। तो सारी जानकारी ये आपको याद रखनी है, जितनी भी जानकारी मैंने इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको दी है, ये परीक्षाओं में काम आने वाली जानकारी है, वो जानकारी है जो परीक्षाओं में आपको सीधे नंबर दिला सकती है। अगले क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर पूर्व पश्चिम जिला है। तो सुदूर उत्तर पूर्व मतलब उत्तर में है, लेकिन उत्तर में कहाँ पर, पूरब की ओर है। तो सुदूर उत्तर पूर्व जो पश्चिमी जिला, पश्चिम बोला है, सुदूर उत्तर में है लेकिन उत्तर में पश्चिम की ओर है, तो इस दिशा में जो आपका जिला है वो कौन सा है, चंबा। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है। तो दक्षिण में अगर हिमाचल की बात की जाए, सबसे दक्षिण में जो जिला है वो कौन सा है, सिरमौर है, इस बात को आपने याद रखना है। अब एक बार थोड़ा हिमाचल के मैप को देख लेते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, आपके देख सकते हैं आप कि यहाँ पर देखो जो चंबा
जिला है वो उत्तर में है, तो लेकिन उत्तर में कहाँ पर, पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे दक्षिण में है। तो दक्षिण में की अगर बात की जाए तो दक्षिण में भैया आपका सिरमौर जिला है, सिरमौर सबसे दक्षिण में है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बना सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये बना सकता है कि जो आपका जो मंडी जिला है उसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है। तो देखो हमीरपुर एक हो गया, आपका बिलासपुर के साथ भी मंडी की सीमा लगती है, तीसरा सोलन के साथ भी लगती है, शिमला के साथ भी लगती है, कुल्लू के साथ भी लगती है और कांगड़ा के साथ भी लगती है। तो मंडी जो है वो कितने जिलों से सीमा बनाता है, 6 से जो है मंडी क्या बना रहा है, अपनी सीमा बना रहा है। उसी प्रकार कांगड़ा भी जो है वो किस किस से सीमा बनाता है, चंबा से बनाता है, आपके कांगड़ा लाहौल स्पीति से भी बना रहा है, आपके कुल्लू से भी बना रहा है, आपके मंडी से भी बना रहा है, हमीरपुर से भी बना रहा है और ऊना से भी बना रहा है। तो कांगड़ा एक हो गया आपका, कांगड़ा एक हो गया मंडी। कांगड़ा और मंडी हिमाचल प्रदेश के दोनों ऐसे ज़िले हैं जो कि सबसे ज़्यादा सीमा एक दूसरे के ज़िलों से बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है कि पंजाब हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब हिमाचल प्रदेश के पश्चिम दिशा में, इस बात को आपने याद रखना। उत्तराखंड किस दिशा में, तो याद रखना दक्षिण पूर्व। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दक्षिण पूर्व में कौन है, उत्तराखंड है। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में सिरमौर के नीचे ठीक हरियाणा आता है। और अगर पूरब की बात करें तो पूरब में तिब्बत आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो आपका कुल्लू जिला ये किस किस से सीमा बनाता है। तो कुल्लू जिला लाहौल स्पीति से सीमा बना रहा है, आपके कुल्लू जिला आपका कांगड़ा से सीमा बना रहा है, मंडी से सीमा बना रहा है, नंबर 3 शिमला से सीमा बना रहा है, किन्नौर से। तो कुल्लू जिला कुल 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो अगर सतलुज नदी की बात की जाए तो ये मंडी जिले में जो है वो किस स्थान से प्रवेश करती है। तो ये मंडी जिले में जो है वो फिरनू नामक स्थान से, कौन से स्थान से प्रवेश करती है भाई, फिरनू नामक स्थान से प्रवेश करती है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए फिरनू नामक स्थान से तो मंडी जिले में प्रवेश करती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आती है। क्वेश्चन ये पूछा गया और ये आती कहाँ से है। तो अगर मैं इस नदी की बात करता हूँ सतलुज नदी की, तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कितनी लंबी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर ये लंबी नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। आज सतलुज नदी के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे, इंपॉर्टेंट बातें इसकी जानेंगे कि कौन कौन सी बात परीक्षाओं में काम आ सकती है। अगर मैं सतलुज नदी की स्पेसिफिक रूप से बात करता हूँ तो ये किन्नौर के कहाँ से, किन्नौर में तो ये हिमाचल में प्रवेश करती है, लेकिन आती कहाँ से है। तो ये जो है वो कहाँ से आती है, तो ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर। तो तिब्बत का जो कैलाश पर्वत है वहाँ के मानसरोवर झील के राकसताल, कौन सा स्थान है, मानसरोवर झील के राकसताल नामक स्थान से आती है। और स्थानीय भाषा में जो तिब्बती लोग हैं इस नदी को क्या क्या कहते हैं। तो इस नदी को जो है वो क्या कहते हैं, लोंगछेन, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोंगछेन खम्बाया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय भाषा में इसको लोंगछेन जम्बाया जंगती, ये इसको स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं लेकिन आ सकता है, तो याद रखना लोंगछेन खम्बाया जंगती या मुक्संग, अथवा इसको मुक्संग किस नदी को जाना जाता है। तो सिरमौर की ऐसी नदी जिसको मुक्संग भी कहा जाता है, तो वो भी कौन सी नदी, आपकी सतलुज नदी है। मंडी में जो है ये फिरनू नामक जगह से प्रवेश करती है, इस बात को आपने याद रखना। और हिमाचल में जो है ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो हिमाचल में जो सतलुज नदी की बात करें तो ये हिमाचल में शिपकिला, तो शिपकी दर्रा जो किन्नौर में पड़ता है वहाँ से हिमाचल में प्रवेश करती है, इस बात को आपने याद रखना। और छोड़ती कहाँ पर है सतलुज नदी, तो भाखड़ा नामक स्थान, तो एक भाखड़ा नंगल है वहाँ पे, भाखड़ा नामक स्थान में छोड़कर हिमाचल को छोड़कर पंजाब में चले जाती है, तो इस बात को आपने याद रखना है। देखिए इस सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से आपके नगर है, कौन कौन से, तो नामगिया नगर, आपका किन्नौर का जो नामगिया है वो किस नदी के किनारे है। सीधा क्वेश्चन आता है तो बोलेंगे सतलुज नदी के किनारे है। आपका कल्पा हो गया, कल्पा भी आपका सतलुज नदी के किनारे है। रिकांगपियो हो गया, रामपुर शहर किस नदी के किनारे है, ये भी सतलुज नदी के किनारे है। सुन्नी शहर है आपका, बड़ा फेमस है सुन्नी शहर है, और बिलासपुर शहर, ये सारे के सारे शहर किस नदी के किनारे हैं, आपके सतलुज नदी के किनारे। सतलुज की बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियों की भी बात कर लेते हैं। तो सतलुज की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि स्पीति सतलुज की सहायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीति सतलुज की सहायक है। और स्पीति के अलावा आपकी रोपा,
रोपा भी जो है वो सतलुज की सहायक है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो स्पीति है, स्पीति नदी जो है वो सतलुज में कहाँ पर जाकर मिलती है। तो स्पीति जो नदियाँ हैं वो नामग्या खाब, तो स्पीति जो नदी है वो सतलुज में कहाँ पर मिलती है, नामग्या खाब। कौन सी कहाँ पे मिलती है भाई, याद रखना है, नामग्या खाब नामक एक जगह है, वहाँ पर स्पीति नदी और सतलुज नदी में मिल जाती है, इस बात को आपने याद रखना। देखिए तैमती जो है ये भी सहायक है किसकी, सतलुज की। कशांग हो गया, मूलगांव हो गया, वांगर हो गया, रूपी हो गया, दुलिंग हो गया, शोलढांग हो गया, ये सारी की सारी जो है वो सतलुज नदी की क्या है, सहायक नदी है, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर मैं नोगली खड्ड की बात करता हूँ तो नोगली खड्ड सतलुज नदी में कहाँ मिलती है, तो नोगली खड्ड जो है वो रामपुर बुशहर में सतलुज नदी में मिलती है, इस बात को आपने याद रखना है। अली खड्ड भी किसकी सहायक है, ये भी पूछा गया है, तो अली खड्ड जो कि द्योली फिश फार्म के पास है, ये भी सतलुज की सहायक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन से सीख लिए जो कि हमको परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब फिरोज तुगलक ने नगरकोट किले पर आक्रमण किया था, घेराबंदी की थी, तो कांगड़ा का शासक कौन था। देखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नगरकोट किला, जिसको आप कांगड़ा किला भी कहते हैं, यहाँ पर आक्रमण कब किया गया था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये क्या था, 1361 से 1365 के आसपास का समय, कुछ कहीं कहीं पे 1361 बोला है, कहीं कहीं पे 1365 बोला जाता है, तो ज़्यादातर हम 1365 की तरफ जाएंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था 1365-61 के आसपास, तो उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे रूपचंद। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब इसने उस समय कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था तो इसने ज्वालामुखी मंदिर को भी जो है वो लूटा था, और जब ज्वालामुखी मंदिर को इसने लूटा तो ये यहाँ से 1300 संस्कृत की पांडुलिपियाँ ले गया। कितनी, 1300 संस्कृत की पांडुलिपियाँ। कुछ अब विकिपीडिया में कुछ 300 भी दिया है, तो आप इसमें दोनों ही मान सकते हैं। कुछ किताबों में 1300 दिया है, कहीं कहीं पे 300। तो जो संस्कृत की किताबें यहाँ से 1300 किताबें उठा के ले गया था, इनका जो बाद में अनुवाद हुआ था वो फारसी में किसने किया था। तो जो ज्वालामुखी मंदिर से जो है वो 1300 किताबें कौन ले गया, तो याद रखना कौन ले गया था, आपका फिरोज शाह तुगलक ले गया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जब यहाँ से ये किताबें ले गया तो इनका जो फारसी में इसने अनुवाद करवाया संस्कृत भाषा से, तो किसने किया, तो ये जो अनुवाद किया था वो किया था अज्जुद्दीन खालिद खानी। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर से जो 1300 किताबें उठाई गई थी उसका जो अनुवाद है वो किसके द्वारा, तो ये किया गया था अज्जुद्दीन खालिद खान के द्वारा। अच्छा, कांगड़ा किले पे और भी आक्रमण हुए हैं। कांगड़ा किले पर 1009 पे आक्रमण होता है। जब 1009 पे कांगड़ा किले पे आक्रमण हुआ था, किसने किया था, पहले तो यही आपको याद रखना है। तो चौथा आक्रमण था महमूद गजनवी का। टोटल 17 आक्रमण किए थे, और चौथा आक्रमण जो इसने किया था महमूद गजनवी ने, वो कांगड़ा किले पर किया था, इस बात को आपने याद रखना है। उस समय कांगड़ा के जो राजा थे वो थे जयपाल। कौन थे भैया, जयपाल। तो 1009 पे जब आक्रमण किया था तो कांगड़ा के राजा उस समय जयपाल थे, और जब 1337 में इसने दोबारा यहाँ पर आक्रमण किया था तो कौन थे, मोहम्मद। तो 1337 में दोबारा फिर से यहाँ पर एक आक्रमणकारी आता है जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1337 में कांगड़ा किले पे आक्रमण किसने किया, तो वो तब किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तीनों याद रखने, 1365, 1009, और दूसरा मैंने आपको बोला 1337। और 1337 में जो यहाँ का राजा था वो था पृथ्वीचंद, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किया तो पृथ्वीचंद था, जब किया था आपके महमूद गजनवी ने तो जयपाल था, और जब 1365 पे किसने किया था, फिरोज तुगलक ने, तब रूपचंद था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत काम आने वाला क्वेश्चन है, पते वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में महाराजा रणजीत सिंह ने दत्तारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया। तो इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि कब किया था, तो ये 1818 के आसपास किया था, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भगाट राशि राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो भगाट राशि राज्य का जो अंतिम शासक था, तो ये आपको याद रखना है, वो था दुर्गा सिंह। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन पेपर में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। देखिए अगर भगाट रियासत की बात करते हैं तो इस भगाट रियासत का जो संस्थापक था वो हरिचंद पाल या बसंत पाल, दोनों नाम आपको याद रखने। बसंत पाल था, आपने याद रखना है, इसको बसंत पाल या हरिचंद पाल दोनों कहते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस बात को आपने याद रखना है, तो दोनों आपको याद रखने, संस्थापक भी और अंतिम राजा भी। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे अगली बार क्वेश्चन आएगा कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की। तो कुनिहार रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा, तो कुनिहार रियासत की जो स्थापना है
इसको बसाया गया था, तो इसको अबोस देव के द्वारा बसाया गया था। जैसे कि कुठार रियासत, तो एक कुठार रियासत भी थी। कुठार रियासत की स्थापना किसने की थी? तो कुठार रियासत की स्थापना की थी सूरत चंद। किसने की थी? सूरत चंद। अच्छा, उसी प्रकार एक भागल रियासत है, तो भागल रियासत की स्थापना अजय देव। किसने? अजय देव। ये सारी आपको याद रखनी है। बघाट की हरिचंद पाल ने की थी, अंतिम राजा दुर्गा सिंह थे। उसी प्रकार भागल रियासत की उसकी की थी अजय देव ने, जो कि उज्जैन से आए थे। कुनिहार रियासत की अभोज देव। किसने? अभोज देव। हड़बड़ाना नहीं है। कुनिहार रियासत की किसने की थी? तो कुनिहार रियासत की थी अभोज देव। ठीक है। और अगर कुठार पूछा जाएगा तो कुठार रियासत की सूरत चंद। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने की थी? सूरत चंद। अच्छा, महलोग रियासत की, तो महलोग रियासत की थी वीरचंद, या वीरचंद के अलावा हरिचंद। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं टेट परीक्षाओं में और ये फिर गलती करवा देते हैं एचपीजीके में। एक बेजा रियासत भी थी हिमाचल में, तो बेजा रियासत अगर पूछा जाएगा तो बेजा रियासत की जो स्थापना है वो राजा धोल चंद। तो कुठार रियासत की सूरत चंद, महलोग रियासत की वीरचंद और हरिचंद, और बेजा रियासत की राजा धोल चंद। याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और नालागढ़ या हिंदूर की जो स्थापना है वो राजा अजीत चंद। किसके द्वारा? राजा अजीत चंद के द्वारा जो है नालागढ़, या जिसको आप हिंदूर के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिलासपुर टाउन की स्थापना किसके द्वारा? तो बिलासपुर टाउन की जो स्थापना है वो अभय चंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1654 में की गई थी। देखिए, बिलासपुर की जो स्थापना है, बिलासपुर जो टाउन है, बिलासपुर इसको आप शहर भी बोल सकते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा दीपचंद ने की थी। परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ तो बिलासपुर का जो पुराना नाम था, अगर मैं दीपचंद की बात करता हूँ तो इसका शासनकाल 50 से लेकर 56 के आसपास था, और 54 में इसने क्या की थी? बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि बिलासपुर का पुराना नाम, तो बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर। क्या नाम था? कहलूर। कहलूर जो है इसका पुराना नाम था। और कहलूर रियासत की स्थापना की थी वीरचंद। किसने की थी भाई? वीरचंद। तो वीरचंद के द्वारा कहलूर रियासत की स्थापना की जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। अब एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कब बना? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का जो 5वां जिला बना था वो बना था 1 जुलाई 1954। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बनता है। और देखिए, वीरचंद की बात करते हैं, तो वीरचंद जो है इसने बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी। अगर मैं वीरचंद की बात करता हूँ तो इसने नैना देवी मंदिर की स्थापना, तो बिलासपुर में जो नैना देवी मंदिर है, माता नैना देवी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर भी बना रहना चाहिए। तो बिलासपुर में जो नैना देवी माता का जो मंदिर है, यहाँ पर नैना देवी मेला भी लगता है अगस्त महीने में, तो इसको किसने बनाया था? तो इसको भी बिलासपुर के संस्थापक राजा किसने बनाया था? वीरचंद के द्वारा ही बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर के ऐसे राजा जो कि सिकंदर लोधी के समकालीन थे, तो वो कौन थे? तो वो थे अभय चंद। तो अभय चंद जो है वो बिलासपुर के ऐसे राजा थे जो कि किसके समकालीन थे? जो कि समकालीन थे किसके? याद रखना है भाई, किसके समकालीन थे? तो वो समकालीन थे किसके भाई? सिकंदर लोधी के। तो बिलासपुर के ऐसे राजा जिनके समय बिलासपुर का शासनकाल बहुत ही बुरा यहाँ पर माना जाता है, बुरा गया था, तो वो थे बिलासपुर के राजा खड़गचंद। तो खड़गचंद के समय जो है वो बिलासपुर का जो समय है वो क्या गया था? काफ़ी ज़्यादा बुरा यहाँ पर निकला था, इस बात को आपने याद रखना है। तो काफ़ी जो इनका जो काल था वो काफ़ी जो है अच्छा काल नहीं माना जाता है। तो वो कौन थे? खड़गचंद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। और अगर आप हमसे नोट्स भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे नंबर से 7876145409। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।